अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये जो इतनी ढेर सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये वो तैयारी है जो मैंने रमज़ान के लिए की है और आज की वीडियो में आप ये सारी तैयारी देखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत मज़े के हल्के-फुल्के मसाले वाले स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी दूँगी। इसके अलावा शामी कबाब की एक ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रेसिपी में मैं साथ-साथ आपको बताऊँगी कि बाज़ार का जो शामी कबाब का मसाला होता है, वो कैसे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा बेसन की फुल्कियाँ बना के किस ट्रिक के साथ फ्रीज़ करनी चाहिए, ये भी आज की वीडियो में बताऊँगी और झटपट होममेड समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी दूँगी। एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा रोटियाँ नहीं बेलनी पड़ेंगी, झटपट आपकी पट्टियाँ तैयार हो जाएँगी। इसके अलावा दही बड़े के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला शेयर करूँगी, ये मसाला बना के रख लें, पूरा रमज़ान इसको यूज़ कर लें। इसके अलावा आलू बुखारे की मीठी चटनी बनाऊँगी और इसको भी फ्रीज़ करने का एक ज़बरदस्त सा ट्रिक बताऊँगी। तो आज की वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं और ये साइड पे आपको क्यूब्स किस चीज़ की नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काम काफ़ी ज़्यादा होगा किचन में और काफ़ी सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ करनी है, लेकिन एक दफ़ा बना लेंगे तो सारा रमज़ान जो है वो आसानी रहेगी। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं पहली रेसिपी की तरफ। आलू चने के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले जो डो होती है वो मैं बना के रख लूँगी। 2 कप मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा डाला है और थोड़ी-सी इसके अंदर अजवाइन डाली है। अच्छे समोसे बनाने के लिए जो खस्ता हों और क्रिस्पी भी हों, उसकी ट्रिक ये होती है कि आपने इसकी डो के अंदर ऑयल डालना होता है। या आप ऑयल डाल लें या घी डाल लें, बटर डाल लें, लेकिन कोई भी आपने इस तरह की चीज़ डालनी होती है ताकि आपकी जो परत है वो खस्ता बने। तो मैंने 2 कप मैदे के अंदर तकरीबन 1/3 कप जो है वो ऑयल का शामिल किया है। ऑयल शामिल करके आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है मैदे के अंदर। अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। हाथों से आपने इस तरह मसलना है, मैदे के अंदर ऑयल जो है वो अच्छी तरह शामिल हो जाए और मैदा जो है वो क्रम्बल की तरह हो जाए। तो अगर आपका ऑयल की क्वांटिटी ठीक है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप मैदे को हाथ में लें, इसको प्रेस करें, छोड़ें तो इस तरह एक सॉलिड बॉल की तरह बनना चाहिए। तो अगर आपका मैदा जो है वो इस तरह इकट्ठा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ऑयल कम है, थोड़ा सा ऑयल और डाल लें। मैदा जो है इस तरह से रेडी कर लें। अब हम इसको नीम गर्म पानी के साथ गूँदेंगे। जो डो होती है समोसों की उसको हमेशा सख्त गूँथते हैं। तो जितना सख्त आप डो गूँध सकते हैं उसको गूँध लें। क्योंकि पहले से हमने ऑयल डाला हुआ है मैदे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, इसलिए पानी एकदम से ज़्यादा ना डालें, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी डो बनाएँ। हमारी रेडी हो गई है, तो इसको आप कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर दें। मैंने आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया था। आधे घंटे के बाद अब मैं जो आटा गूँध के रखा हुआ था उसमें से छोटे-छोटे पेड़े बना लूँगी। बहुत छोटे पेड़े भी आपने नहीं बनाने, वरना आपकी परत जो है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। थोड़े से दरमियाने साइज़ के बनाएंगे हम। पेड़े बना के मैंने सारे रख लिए हैं। उसके बाद हम इसकी छोटी-छोटी रोटियां बेल लेंगे। रोटी को आपने ज़्यादा नहीं बेलना, सिर्फ आप समझ लें कि 4 या 5 इंच से ज़्यादा बड़ी रोटी जो है वो ना बेलें। सारी रोटियां मैंने बेल के रख ली हैं। अब जो ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक ये है कि आपने एक रोटी को लेना है, उसके ऊपर आपने अच्छी तरह ऑयल लगाना है और उसके ऊपर काफ़ी सारा मैदा जो है वो छिड़क देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर उसी रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे, उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे, मैदा छिड़केंगे और उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह आपने 4 रोटियों को स्टैक करना है। इस तरह रोटियां स्टैक करने से ये होगा कि आपने 4 रोटियों को जो अलग-अलग बेलना था, वो आप इनको इकट्ठा बेल लेंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब मैंने 4 रोटियां जो हैं वो स्टैक कर ली हैं, इनको मैं बेल लूँगी और जितना साइज़ मुझे रिक्वायर्ड है उतनी मैं इसको बड़ा कर लूँगी रोटी को। मैंने एक तवा अच्छी तरह गरम किया है। बहुत तेज़ गरम भी नहीं करना कि आप इसके ऊपर ये रोटियां डालें तो वो साथ ही पक जाए। मीडियम आंच पे इसको रखें और जब तवा गरम हो जाए इसके ऊपर रोटी डाल दें, जो आपने 4 रोटियां इकट्ठी बेल के रखी हैं। ज़रा सा आप देखें कि हल्की सी जो सेक लग गया है रोटी को, तो इसको आप पलट दें और आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली परत है उसके ऊपर थोड़े-थोड़े फूल बन गए हैं। तो आपने एहतियात से जो पहली रोटी है उसको
एक किनारे से पकड़ के बाकी रोटियों से अलग कर लेना है। साथ ही इसकी साइड चेंज कर दें, उस रोटी को भी अलग कर लें। इसी तरह आपने चारों रोटियों को अलग कर लेना है। तो आपकी ये 4 जो हैं परत ये रेडी हो गई हैं। इस तरह बेल के रखने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको हर रोटी अलग नहीं बेलनी पड़ती। दूसरा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपने समोसे जो हैं वो बना के फ्रेश यूज़ करने होते हैं। तो अगर आप सुबह बना के रखते हैं, शाम तक कई बार समोसे जो आपस में चिपकने लगते हैं। हल्का सा जब सेक लग जाता है परत को, तो आप चाहे इसको अगले दिन भी यूज़ करें तो ये फ्रेश रहेंगे। और फ्रीज़ करने में भी ये वाले समोसे जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। जो बाकी पेड़े बचे हैं उनको भी मैं इसी तरह रोटियां जो है 3-3 4-4 रोटियां आपस में इस तरह स्टैक करके इनको बेल के रख लूँगी एक ही दफ़ा, और उसके बाद एक ही दफ़ा तवा गरम करके तो फिर मैं इन सारी परतों को सेक लगा के तो इनको अलग कर लूँगी। इस तरह बनाने से मेरा तकरीबन आधा टाइम जो है वो मेरा सेव हो गया था। तो सारी परतें जो मैंने बना के रख ली हैं। अच्छा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने परतों को बहुत ज़्यादा हीट नहीं लगने देनी। अगर बहुत ज़्यादा हीट लग गई परतों को तो वो रोटी की तरह दिखने लग जाएंगी। तो आपने इस तरह से नहीं करना, कम हीट लगवानी है परतों को, ताकि वो समोसे की परत ही रहे, रोटी ना बन जाए। तो पट्टियाँ मैंने सारी रेडी करके रख ली थी। अब इसकी फिलिंग बनाते हैं। आलू जो हैं उनको मैंने बॉईल करके छील के तो इस तरह बारीक टुकड़ों में काट लिया था। आलू को आपने मैश नहीं करना। जो मैश करके हम समोसे बनाते हैं और जो हम इस तरह छोटे पीसेस में काट के समोसे बनाते हैं, उनमें के दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप मैश करके आलू तो फिर फिलिंग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिलिंग जो है वो आपको भरनी पड़ती है समोसों के अंदर। इस तरह से आलूओं की फिलिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो आलू मैंने बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून जो है मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और तकरीबन 2 टीस्पून जो हैं वो मैंने नमक के लिए थे। ये सारे मसाले इसके अंदर मैं डाल दूँगी। हरा धनिया बारीक चॉप करके वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है, और प्याज जो है बारीक कटी हुई वो मैंने इसके अंदर डाली थी। हरी मिर्चें जो हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी लगती हैं, आप चाहें तो बारीक काट के वो भी शामिल कर दें। मैंने नहीं डाली क्योंकि हरी मिर्च एकदम से मुंह में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने चने जो हैं वो भी शामिल किए हैं, बॉईल किए हुए। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके तो इसके बाद मैंने एंड पे आधा लीमू भी इसके अंदर निचोड़ा था, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा और स्पाइसी सा हो जाए। मेरे समोसे बनाते बनाते अम्मी भी किचन में आ गई थी। मैं बर्तन जो है वो यूज़ कर कर के तो रखती जा रही थी और अम्मी साथ साथ धोती जा रही थी। तो जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है फिर बर्तन जो है वो वैसे भी मामूल से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो मसाला बन गया था। अब अम्मी को चेक करवाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी हो। बेटे मुझे तो स्पाइसी लगी। ठीक है, कोई नमक ला दूँ और? नहीं नहीं, हाँ हाँ, ठीक बस ही फिर लगा। ठीक है। फिर ज़्यादा ही वो मिर्ची हो जानी है ना। ज्यादा ठीक है। वाले भी बिल्कुल खाए नहीं जाते। चलें ठीक है। समोसे की पट्टियाँ मैंने बनाई थी, उनको मैं सेंटर से काट लूँगी सब पट्टियों को, और उनको रेडी करके रख लूँगी। और पट्टियों को जब समोसा हम बनाते हैं उसको बंद करने के लिए जो स्लरी होती है उसको बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी के डाले थे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बहुत थिक भी नहीं बनाना और बहुत पतला भी नहीं बनाना, दरमियाना सा रनी कंसिस्टेंसी का बना के इसको भी मैंने रख लिया था। अब समोसे जो हैं वो हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहली जो हाफ़ सर्कल है उसको लिया है, और उसका एक कोना उठा के आपने दरमियान तक लेके आना है, और उसके ऊपर अच्छे तरीके से जो हमने लई बनाई थी वो लगानी है। और उसके बाद फिर जो दूसरा कॉर्नर है उसको ला के दरमियान में दोनों कॉर्नर्स को जोड़ देना है। तो हमारे पास एक ये कोन सी बन जाएगी। अब इस कोन को आपने पकड़ के इसके अंदर फिलिंग डाल दी है, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा फिलिंग आप डाल लें। और उसके बाद फिर एंड पे मैंने इसको स्लरी के साथ अच्छी तरह लगा के बंद कर दिया था। समोसे का ये जो जोड़ होता है ना, जो दोनों कोनों को हम जोड़ते हैं, ये दरमियान में आना चाहिए। इसको आपने साइड पे नहीं करना। जब दरमियान में आएगा तो समोसे की शेप जो है वो अच्छी बनती है। तो इसी तरह मैं सारे समोसे जो हैं वो बना के रख लूँगी।
अब इन समोसों को मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको मैं ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के रख लूँगी। अब मैं बना रही हूँ होममेड दही बड़े का मसाला। ये मसाला एक दफ़ा बना के रख लें तो पूरा रमज़ान अगर आपने चने की चाट बनानी है, दही बड़े बनाने हैं, दही फुल्कियाँ बनानी हैं या किसी भी किस्म की कोई भी चाट बनानी है, तो ये वाला मसाला जो है ये बहुत अच्छा रहेगा। बाज़ार में जब आप खाते हैं दही बल्ले तो वो दही बड़ों के ऊपर एक मसाला स्प्रिंकल करते हैं, तो ये मसाला जो है बहुत हद तक इसका टेस्ट उस मसाले से मिलता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, आम जो सुर्ख मिर्च हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून नमक का लिया है। 2 टीस्पून जो है वो मैंने ज़ीरे के लिए हैं, पिसा हुआ ज़ीरा। अगर आपको पसंद हो तो आप भून के फिर पीस लें, लेकिन मैंने बग़ैर भुने ही ज़ीरे का पाउडर बना के वो लिया है। 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने काला नमक लिया है। 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। 2 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाले के लिए हैं। इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करके तो किसी एयर टाइट जार के अंदर महफूज कर लूँगी और ये पूरा रमज़ान मेरा यूज़ होता रहेगा। अब मैं फ्रीज़ करने के लिए बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। दही फुल्कियाँ नहीं बना रही बल्कि दही फुल्कियाँ बनाने के लिए फुल्कियाँ बनाऊँगी और उनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो बहुत अच्छी फ्रीज़ होती हैं ये और बहुत आसान है इनको बनाना। छोटा सा ट्रिक होता है इसका जिसको अगर आप फ़ॉलो कर लें तो आपकी दही फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है और उसको छान लिया है ताकि उसके अंदर कोई लम्प्स ना रह जाएं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए गार्लिक पाउडर डालूँगी, थोड़ा-सा नमक डालूँगी, थोड़ा-सा गरम मसाला शामिल करूँगी और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर इसके अंदर डालूँगी। और अच्छी दही फुल्कियाँ बनाने के लिए जो इसके अंदर स्पेशल चीज़ मैं डालूँगी वो है मीठा सोडा। वो तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम इसके अंदर शामिल किया था। मीठा सोडा डालने से आपकी फुल्कियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी और फूली-फूली सी बनेंगी। बेसन के अंदर अगर आप मसाले डाल लेते हैं ना तो उससे थोड़ा-सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फुल्कियाँ जो है वो फीकी-फीकी सी नहीं लगती क्योंकि जब हमने दही बड़े बनाने हैं तो इनको पानी के अंदर भी सोक करना होता है ना, तो ये बिल्कुल ही फीकी सी लगती हैं। तो अगर मसाला डाला हो थोड़ा-सा तो फुल्कियों का अपना टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसका बैटर बना लूँगी। इसका जो बैटर होता है वो ना आपने ज़्यादा पतला बनाना है और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो बिल्कुल स्मूथ बैटर हो जब आप अच्छी तरह इसको फेंटें और चम्मच को ऊपर करें तो बिल्कुल एक तार में जो बैटर है वो गिरना चाहिए। बैटर हमारा रेडी हो गया है तो इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट से ज़्यादा आप इसको मत छोड़िएगा क्योंकि मीठे सोडे की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा एयर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो 15 मिनट जो हैं उसका रेस्ट देना काफ़ी होता है इसके लिए। अब मैं इन फुल्कियों को फ्राई कर लूँगी। जब आपने फुल्कियों को फ्राई करना है तो किसी बहुत डीप पैन के अंदर ना करें, बल्कि जिस तरह का फ्राइंग पैन आपको नज़र आ रहा है, इस तरह का फ्राइंग पैन तो हर एक के घर में होता है। अगर आप इसके अंदर बनाएँगे तो उससे क्या होगा कि इसकी शेप बहुत अच्छी होगी। अगर ज़्यादा डीप किसी कढ़ाई में या किसी और बर्तन में आप इसको फ्राई करेंगे तो ये गोल-गोल से बनते हैं, पकौड़ों की तरह बन जाएँगे। तो भल्लों की शेप देने के लिए आप इसको फ्राइंग पैन जैसे किसी बर्तन के अंदर बनाएँ। तो मैंने ये एक खुला फ्राइंग पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऑयल डाल दिया है और इसको मीडियम हीट के अंदर हम पकाएंगे। चम्मच से आप ऐसे थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएं तो आप देख सकते हैं कि फुल्कियों ने कितनी अच्छी शेप होल्ड कर ली है और मीठा सोडा डालने की वजह से थोड़ी सी फुल्कियाँ जो है वो फ्लफ़ी बनती हैं। अब आपने इसको मीडियम टू लो हीट के ऊपर आपने इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी वरना फुल्कियाँ ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जब अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर आप इनको निकाल लें। निकाल के एक फुल्की को आप चेक भी कर लें, अगर आपको लगे कि अभी कच्ची हैं तो थोड़ा सा टाइम आप इसको और दें। इसी तरह मैं सारी फुल्कियाँ जो हैं उनको फ्राई करके रख लूँगी और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इसको बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। कबाब बना रही हूँ। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो कीमा लिया है। इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ का प्याज डालूँगी काट के, 3 से 4 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, 1 चम्मच भर के साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची के पीसेज़ हैं।
इनको मैं कीमे में शामिल कर दूँगी और एक पैकेट मैंने लिया है शामी कबाब मसाला का, जो रेडीमेड बाज़ार में मिलते हैं। बाज़ार का जो शामी कबाब का मसाला होता है उसको कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए कीमे में, इसलिए कि आप इस पैकेट को खोल के प्लेट में डालें तो आप देखेंगे इसमें बड़ी इलायची के बहुत दाने होते हैं। तो अगर आप इसको इसी तरह डायरेक्ट डाल दें तो बाद में जब हम कीमा पीसते हैं तो ये दाने अच्छी तरह से नहीं पिसते और ये मुँह में आ जाए कबाब खाते हुए तो सारा जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं छान लूँगी छलनी से और जितने भी इलायची के दाने और ये जो सुर्ख मिर्च के नज़र आ रहे हैं आपको पीसेस, ये सारे जो हैं इनको मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड करके पीस के पाउडर बना के तो फिर इसको मैं शामी कबाब में डालूँगी। इससे आपके शामी कबाब बहुत अच्छे भी बनेंगे और जो साबुत मसाला मुँह में आता है वो भी नहीं आएगा। तो कीमा जो है उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। कीमे के अंदर मैंने चने की दाल नहीं डाली। चने की दाल जो है वो हमेशा मैं अलग बॉईल करती हूँ, इसलिए कि मैं जब भी कीमे के अंदर चने की दाल डाल के उबालती हूँ, तो दाल कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गल जाती है। तो दाल अगर ज़्यादा गल जाए तो वो लेस छोड़ देती है। उसकी वजह से शामी कबाब की जो टिक्कियाँ होती हैं वो बहुत नरम बनती हैं। तो अगर आपका भी मिक्सचर हमेशा नरम हो जाता है, तो चने की दाल को अलग बॉईल करें और उसके अंदर पानी ज़्यादा ना डालें। क्योंकि दाल जो है वो थोड़ी खड़ी-खड़ी होनी चाहिए। तो मैंने 1.5 किलो कीमा है तो मैंने तकरीबन सवा कप जो है वो दाल का लिया था। अगर आप इसको ग्राम्स में नापें तो ये 300 ग्राम होगी। अगर आपको दाल कम पसंद है तो आप कम डाल लें। मुझे थोड़ी दाल ज़्यादा पसंद होती है तो इसलिए मैं थोड़ी-सी ज़्यादा डालती हूँ। अच्छा, दाल जो है उसको मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और दाल के अंदर भी मैं मसाले डालूँगी। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, वो डाला है इसके अंदर, एक पीस जो है वो लहसुन का डाला है, थोड़ी-सी दालचीनी है, साबुत ज़ीरा है, सुर्ख मिर्च है और नमक है। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं दाल को भी पकने के लिए रख दूँगी। बस आपने ये ध्यान रखना है कि दाल में पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने। कीमा हमारा गल गया है तो मैंने आँच तेज़ करके तो इसका पानी जो है वो सुखा लिया है। दाल जो है वो भी जब आपको लगे कि 50% हो गई है तो आँच थोड़ी-सी तेज़ कर दें, ताकि पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाए। उतनी देर में जो बाकी 50% दाल रह गई है गलने वाली वो भी गल जाएगी। तो उससे दाल जो है वो बिल्कुल पतली-पतली नहीं होगी। पानी जो है वो आपने दोनों चीज़ों में से अच्छी तरह से खुश्क करना है ताकि कबाब जो है वो नरम ना बने। तो दोनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। तो मिक्सचर जो है उसको कभी भी गरम-गरम ग्राइंड नहीं करते। इसको अच्छे तरीके से मैं ठंडा कर लूँगी। जब कीमा और दाल अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको अब मैं मिक्सर में डाल के अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो पहले मैंने दाल को ग्राइंड किया है और उसके बाद फिर मैंने कीमे को ग्राइंड किया था। आप चाहें तो दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। दोनों चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड हो गई हैं, तो अब इसके अंदर मैं जो मसाला डालती हूँ वो डालूँगी। अच्छा, कीमे के जो कबाब होते हैं उसके अंदर पुदीना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक गट्ठी जो है वो पुदीने की ली है, एक गट्ठी मैंने धनिया की ली है। पुदीना थोड़ा-सा ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज़ लिए थे। हरी मिर्च जो है वो मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बच्चों ने भी खाने होते हैं कबाब, तो हरी मिर्च अगर मुँह में आ जाए फिर बच्चे नहीं खाते। तो जब कीमा पक रहा था उसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी थीं। लेकिन अब मैं जब प्याज़ ग्राइंड करूँगी तो फिर 7 हरी मिर्चें जो है वो नहीं डालूँगी। प्याज जो है वो मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है, जिस तरह हम ऑमलेट के लिए काटते हैं उस तरह से। और साथ ही मैंने धनिया और पुदीना जो है उसको भी बहुत बारीक चॉप करके वो भी डाल दिया है इसके अंदर। और थोड़ी-सी अदरक जो है वो मैंने फ्रेश इसके अंदर पीस के डाली है। फ्रेश अदरक का टेस्ट जो है वो कबाब में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गरम मसाला भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो मैंने पैकेट का मसाला यूज़ किया था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इस मिक्सचर को तो चेक कर लूँगी कि इसका नमक मिर्च जो है वो पूरा है कि नहीं। तो मैंने जब सारा मिक्सचर बना के इसको मिक्स करके चेक किया तो इसके अंदर मिर्चें बहुत तेज़ थीं। तो क्योंकि रमज़ान में ये सारे कबाब वगैरह यूज़ होंगे तो इतनी मिर्चें हों तो फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए इसकी मिर्चें कम करने के लिए मैंने 2 आलू थोड़े से सख्त उबालने हैं, बिल्कुल उसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। 2 आलू बॉयल करके वो मैश करके मैंने इसके अंदर डाले थे तो इसका मसाला जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अगर आपके भी शामी कबाब बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएँ तो आप उसके अंदर ज़्यादा नहीं लेकिन 1 या 2 आलू जो हैं वो बॉयल करके तो मैश करके वो मिक्स कर लें, आपका मसाला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब शामी कबाब क्योंकि ज़्यादा मिक्सचर था तो इसकी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने जो न्यूटेला की का ढक्कन होता है उसके अंदर मैंने प्लास्टिक रैप लगाया है और उसके अंदर मैं फिर कीमा डाल के तो उसकी कबाब की फ़ॉर्म बना लूँगी।
काफ़ी सारी टिक्कियाँ बन जाएँ तो उसके बाद हाथ से आप इनको थोड़ी-सी शेप दे लें तो सारे कबाब जो हैं वो एक जैसे बनते हैं। तो सारे कबाब बना के मैंने जो ट्रे जिसके अंदर मैं बना रही हूँ उसी के अंदर ही प्लास्टिक रैप बिछा के तो ऊपर कबाब रखती गई हूँ। अब इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो जब ये थोड़े से सख्त हो जाएँगे तो फिर इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो हैं स्प्रिंग रोल्स। बहुत झटपट बनने वाले स्प्रिंग रोल्स हैं ये, और रमज़ान के हिसाब से बहुत हल्के मसाले वाले लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सारी सब्ज़ियों की कटिंग कर लूँगी। जो चाइनीज़ रेसिपीज़ होती हैं उसमें आपको पता है कि सब्ज़ियों की कटिंग ही मेन काम होता है, बाकी कुकिंग टाइम तो इसका थोड़ा होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो स्प्रिंग अनियंस हैं उनको लेके उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। इनकी जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसके अंदर बाज़ दफ़ा अंदर तक मिट्टी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। धो के अब इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। उसके बाद गाजर को भी मैंने बहुत बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसको आप कश भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब गाजर को कश करके बनाएं तो वो स्टीम जब करते हैं इनको तो वो बिल्कुल ढीली सी हो जाती हैं, तो थोड़ा सा सब्जियों का क्रंच जो है वो रहना चाहिए स्प्रिंग रोल्स में। तो इस वजह से मैंने इसको बारीक स्टिक्स की तरह से काटा है। इसके अलावा मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं, ये पहले से ही 50% गले हुए होते हैं, तो इनको मैं अलग से स्टीम नहीं करूँगी, बस इनको मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी से धो लिया था, तो इस वजह से ये जल्दी डिफ्रॉस्ट हो गए थे। उसके बाद मैं बंद गोभी को भी बहुत बारीक श्रेड कर लूँगी। बंद गोभी स्प्रिंग रोल्स में लाज़मी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मैं साथ-साथ अपनी बेटी को ब्रेड बना के दे रही थी, तो रमज़ान की प्रिपरेशन के साथ-साथ घर के काम दूसरे भी चल रहे होते हैं, और बच्चे घर हों तो फिर तो बार-बार आपको काम छोड़ के जो है ना बच्चों के काम भी साथ-साथ करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने एक लार्ज साइज़ का प्याज़ जो है उसको चॉप कर लिया था, जिस तरह हम ऑमलेट में डालते हैं उस तरह से। और लहसुन के 3 जवे लेके उनको भी मैंने बहुत बारीक जो है वो काट लिया था। लहसुन जो है वो इसके अंदर पिसा हुआ ना डालें, बारीक कटा हुआ लहसुन जो है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और चिकन जो है वो तकरीबन 250 ग्राम था मेरे पास, उसको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से तो श्रेड कर लिया है। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ आपको कि मैंने इसके लिए कौन-कौन सी वेजिटेबल्स ली हैं। गाजर ली है बारीक कटी हुई, मटर लिया है, बंद गोभी ली है, स्प्रिंग अनियंस हैं, चिकन है, लहसुन है बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, और प्याज है बारीक कटा हुआ। तो चीज़ें हमारी रेडी हैं, अब हम इसका मसाला जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था एक पैन के अंदर। ऑयल जो है वो इस रेसिपी में ज़्यादा नहीं डालेंगे, किसी भी फिलिंग वाली रेसिपी के अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना फ्राई करने के बाद आपका जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है। तो बिल्कुल 2-3 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल के लिए थे, उसके अंदर मैंने जो कटा हुआ लहसुन था वो डाल दिया था। उसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि लहसुन जो है वो ऑयल में जितना ज़्यादा फ्राई होता है उतना ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो बिल्कुल जब लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को मैं इतनी देर तक पकाऊंगी जितनी देर तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर डाला है नमक और रेड चिली पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है। मैं अजीनोमोटो वगैरह इस्तेमाल नहीं करती, उससे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो अगर आपको पसंद हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इस वक़्त। हल्का सा 1-2 सेकंड के लिए इसको मिक्स करके तो फिर इसके अंदर मैं चिकन डाल दिया था, और चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के अंदर जो है मिक्स हो जाएँ। अब सबसे पहले मैंने गाजर और मटर डाली है, क्योंकि ये दोनों थोड़े से सख्त होते हैं और इनको गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद मैंने एक प्याली के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है नीम गर्म, और उसके अंदर मैं एक जो चिकन स्टॉक क्यूब होती है वो डाल के तो उसको मिक्स कर लूँगी, और ये जो है ये मैं मिक्सचर के अंदर डाल दूँगी और कवर कर दूँगी, ताकि गाजर और मटर जो हैं वो थोड़े से गल जाएँ। चिकन क्यूब डालने से टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप वैसे थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें, तो उससे भी गाजर और मटर जो हैं वो गल जाएंगे, लेकिन चिकन क्यूब डालने से टेस्ट जो है वो ज़्यादा रिच बनता है। तो एक चिकन स्टॉक क्यूब जो है वो मैंने डाल लिया है इसके अंदर। देर तक इसको कवर करके पकाया था, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो बंद गोभी थी वो शामिल की है, और उसके अंदर साथ ही फिर मैंने शिमला मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लूँगी।
सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, वरना जब फ्राई होंगे रोल्स तो उसके बाद फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अगर सब्जियां थोड़ी थोड़ी क्रंची होंगी तो जब हम फ्राई करेंगे स्प्रिंग रोल्स को, उन्होंने और थोड़ा सा पकना है फ्राइंग के दौरान भी। तो सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची रखें। और दूसरा ये है कि सब्जियां जब आप डाल दें तो कभी भी कवर करके ज़्यादा देर तक के लिए ना रखें, वरना सब्जियां जो है वो पानी छोड़ देंगी। उसके बाद इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली थी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। तो हमारा जो स्प्रिंग रोल्स का मिक्सचर है वो रेडी हो गया था। इसको अब मैंने साइड पे रख दिया ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। गरम गरम फिलिंग जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप बना रहे हों, समोसे, स्प्रिंग रोल्स या पैटीज़ वगैरह, तो हमेशा जो फिलिंग होती है उसको अच्छे तरीके से पहले ठंडा कर लेना चाहिए। तो जब मिक्सचर रेडी हो गया था तो इसके अंदर मैंने जो स्प्रिंग अनियंस थे वो डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो इसको छोड़ दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं मैदे की स्लरी बना लूँगी। तो मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि बिल्कुल एक स्मूथ जो है वो बैटर सा बन जाए। इसको आपने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, दरमियानी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। स्प्रिंग रोल्स मैं बनाऊंगी, ये जो स्प्रिंग रोल्स की शीट मिलती है ये आराम से आपको किसी भी चाइनीज़ स्टोर से भी मिल सकती है। और यूके में तो मेरा ख़्याल है कि हर जो हमारे देसी स्टोर्स होते हैं उनके उनके अंदर ये फ्रीज़र सेक्शन के अंदर पड़ी होती है। ये आपको फ्रोज़न मिलती है। तो जब आपने इसको ख़रीद के लाएं तो अगर आपने उसी दिन ना बनाने हों समोसे वगैरह या रोल्स वगैरह तो इसको आप फ्रीज़ ही कर लें। जिस दिन आपने बनाने हों उससे एक रात पहले आप इसको निकाल के फ्रिज में रख दें तो इसकी जो फ्रीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने एक दिन पहले ही इनको फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया था। ये अब अच्छे तरीके से डिफ्रॉस्ट हो चुकी हैं। तो इनको मैं निकाल के पहले शीट्स जो हैं वो अलग अलग कर लूँगी। तकरीबन 6-7 शीट्स जो हैं वो अलग करके बाकी जो है उसी तरह शीट्स को वापस पैकेट में रख दिया था ताकि ये खुश्क ना हो जाएं। अच्छा, अब हम स्प्रिंग रोल जो है वो बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से रोल्स को जो है रोल करती हूँ। एक शीट आपने लेनी है, उसको इस तरह डायगनल आपने बिछा लेना है, सीधा नहीं रखना, बिल्कुल थोड़ा सा टेढ़ा करके रखना है। सेंटर में आपने इसकी फिलिंग रखनी है, 2 या 3 चम्मच जितनी भी आपको पसंद हो। और उसके बाद आपने एक कॉर्नर लेके उसको उठा के तो इस फिलिंग को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने जो किनारे हैं दोनों उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह रोल करके तो ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर स्लरी लगानी है ताकि जो रोल है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाए। तो उसके बाद फिर आपने रोल जो है उसको अच्छी तरह से पैक कर लेना है। इस तरह सारे रोल्स जो हैं वो बहुत नीट और एक जैसे बनते हैं। अब मैं सारे रोल्स जो है वो बना लूँगी। सारे रोल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। एक जब लेयर पूरी हो जाती थी तो उसके ऊपर ही मैंने प्लास्टिक रैप रख के तो उसके ऊपर और मैंने स्प्रिंग रोल्स जो है वो रख दिए थे। इस तरह फ्रीज़र के अंदर जगह जो है वो कम लेते हैं रोल्स फ्रीज़ होने के लिए। तो इनको मैं रख दूँगी ओवरनाइट फ्रीज़ होने के लिए और जब ये अच्छे तरीके से जम जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। अब मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। आलू बुखारे की चटनी हो या इमली और आलू बुखारे का शरबत जो हम बनाते हैं, वो अगर आप बना के ज़्यादा मिक़दार में आप उसको फ्रीज़ कर लें तो ये मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ नहीं होती, सॉलिड नहीं जमती, बल्कि इस तरह से थोड़ी सी बस हार्ड हो जाती है, जैसे आपको अभी नज़र आ रही है वीडियो में। तो इसलिए जब भी मैं रमज़ान में बनाती हूँ मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेती हूँ, क्योंकि ये शरबत के तौर पे भी यूज़ हो जाती है और दही बड़ों के ऊपर मीठी चटनी के तौर पे भी यूज़ हो जाती है, समोसों पकौड़ों के साथ भी खाई जाती है। तो मल्टीपर्पज़ चटनी है, इसलिए मैं हर साल रमज़ान में ये ज़रूर बनाती हूँ। वैसे तो मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी ही बनानी थी जो शरबत में बनाती होती हूँ। तो लेकिन हुआ ये कि रात को मैंने आलू बुखारा सोख करके रख दिया अलग पॉट में और इमली जो है वो भी मैंने अलग पॉट में सोख करके रख दी। सुबह उठ के जब मैंने इमली देखी और उसको मिक्स करके उसका पल्प निकालने लगी हूँ तो वो मुझे फ़्रेश नहीं लग रही थी, तो वो फिर मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो मैंने सोचा इस बार ख़ाली आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं। तो आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए जो आलू बुखारे पहले से मैंने सोक किए हुए थे उसको मैंने उसके अंदर चीनी, नमक और सुरख मिर्च डाल के उसको पकने के लिए रख दिया।
उसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है जब तक आलू बुखारे जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। जब अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए थे तो उसके जो गुठलियाँ थीं वो सारी मैंने निकाल दी थीं, क्योंकि अब इस पल्प को मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना था। तो सारी गुठलियाँ निकाल के साइड पे कर दी। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये चटनी की फ़ॉर्म में आ जाए। वैसे तो शादियों के ऊपर जो आलू बुखारे की चटनी मिलती है उसमें साबुत ही होते हैं आलू बुखारे, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा-सा जिस तरह इमली आलू बुखारे की चटनी होती है उस कंसिस्टेंसी में ये आ जाए, तो इसलिए फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। इसको ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी शक्कर ऐड की थी, थोड़ा-सा काला नमक डाला था और इसको पका के जितना मुझे थिक चाहिए था उतना मैंने इसको कर लिया था। अगर इस चटनी को बहुत ज़्यादा थिक कर लें तो ये जैम बन जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसको बहुत गाढ़ा नहीं किया था, थोड़ा पतला-पतला ही रखा था क्योंकि इसने ठंडा होके और गाढ़ा हो जाना था। तो जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया था तो इसको मैंने एक जार के अंदर डाल के तो इसको फ्रीज़ कर दिया। इसके अलावा मैंने चने जो होते हैं सफ़ेद चने उनको भी रात को सोक करके रख दिया था और सुबह अगले दिन फिर उसके अंदर मैंने नमक डाल के, कोई मीठा सोडा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ खाली नमक डाल के इसको उबाल लिया था। चने जब गल गए थे तो उसका पानी जो है वो मैंने ड्रेन कर दिया था और चने जब ठंडे हो गए तो फिर उसके मैंने पैकेट्स बना लिए थे। सफ़ेद चने उबले हुए अगर पड़े हों तो दही बड़ों में भी काम आ जाते हैं, चाट बनानी हो उसमें भी काम आ जाते हैं और चावल बनाने हों उसके लिए भी चने उबले हों तो काम इजी हो जाता है। और दूसरा ये कि हमारे घर में स्पगेटी के अंदर भी चने डाले जाते हैं, तो इसलिए मैं चने जो हैं वो लाज़मी बॉईल करके रखती हूँ। अच्छा, रेसिपीज़ हमारी सारी रेडी हो गई हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं ज़िप लॉक बैग्स में डाल के बारी बारी तो इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं रोल्स को फ्रीज़ करूँगी। रोल्स जो हैं उनको फ्रीज़ करते वक्त ज़िप लॉक बैग में डालते वक्त मैं कैमरा ऑन करना भूल गई। तो उसके बाद फिर मैंने शामी कबाब जो हैं उनको फ्रीज़ किया। शामी कबाब जो है अगर बहुत ज़्यादा जुड़ जाएँ आपस में तो बटर नाइफ़ के साथ थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो कबाब जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं। तो कबाब जो हैं वो सारे मैं ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर दूँगी। उसके बाद धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो भी मैं लाज़मी बना के फ्रीज़ करती हूँ, तो वो मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, उसको भी अब मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। और इसी तरह लहसुन और अदरक की जो पेस्ट होती है उसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। चने जो हमने उबाल के रखे हुए थे उसके मैंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के उसको भी फ्रीज़ कर दिया था। और उसके बाद जो फुल्कियाँ बना के रखी हुई थी वो जब अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं तो इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर दें। ये जब मैं रमज़ान की वीडियोस बनाऊंगी उसमें आपको दिखाऊंगी कि जब आपने दही बड़े के लिए निकालने हैं तो किस तरह से इनको यूज़ करना है। इसी तरह से समोसे जो हैं उनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए यूज़फुल भी होगी। इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर जो मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं साथ साथ आपको दिखाऊँगी जब मैं ये चीज़ें फ्राई करूँगी या दही बड़े वगैरह बनाऊँगी तो साथ के साथ मैं आपको दिखाऊँगी कि इनको यूज़ कैसे करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।